हेलो बड़ी। आज मैं आपको लगाने आया हूँ 440 वोल्ट का झटका। और इसलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैं ज़्यादा आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका यूजेस क्या होता है। फर्स्ट यूजेस आप मुझे देख पा रहे हो, किसके कारण? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स की होती है। एक वो इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर मूविंग चार्ज होते हैं, एक वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें रेस्ट चार्ज होते हैं। बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, सर देखो स्केल क्या कर रही है, पेपर को अट्रैक्ट कर रही है। एक तो वो वाला, और दूसरा जो हमारे घर के अंदर हमारे चार्जर से मोबाइल को हम लोग चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से उस वायर के थ्रू करंट आपके मोबाइल के अंदर तक चला गया। किसके थ्रू गया तो वो बता देता हूँ। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एनी मैटर। अगर हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो एक फोर्स को क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। इट्स टू टाइप्स। तो मैं आपको यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं कि ये क्या हो गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ये क्या हो गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ये किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो गई, और साथ ही मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं। तो टाइप्स की बात करने जाएंगे तो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट वन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, और सेकंड होता है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा प्रोटॉन होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिए, ये प्रोटॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा? प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलोम होता है। और सेम चीज मैं पूछूं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर बस आपको क्या करना है, जैसे यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर आपको क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन लगा देना है। क्या लगा देना है? नेगेटिव साइन। तो यहां पर आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +1.6 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रॉन पर आपका होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आप कहोगे सर ये माइनस और ये प्लस क्या हम कैलकुलेशन करेंगे तब भी यूज करते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ इनका यूज हम लोग तभी करते हैं जब हमें किसी को बताना होता है कि हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन की। जब आप सम सोल्व करोगे तो आपको यही वैल्यू यूज करनी है। उसमें आपको प्लस माइनस का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम को यूज करना है। क्लियर? तो ये हमारे पास में हो गए दो टाइप्स, एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं कि इन दोनों चार्ज में होता क्या है। अगर जिस तरीके से मैग्नेट के दो पोल को पास में लाने पर क्या होता है, वो रिपेल करते हैं, वैसे यहां पर भी सेम चीज होता है। अगर दो सेम चार्ज आपके पास में, लाइक वो दोनों पॉजिटिव हो या वो दोनों ही नेगेटिव हो, तो इनके बिटवीन क्या लगेगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? तो आप बोलोगे कि सर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव, तो आप कहोगे सर ये तो अपोजिट चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आ गई आपको कि एक रिपेल करता है और दूसरा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर हो गया सभी को? तो हमारे टाइप्स क्लियर हो गए हैं, चार्ज कितना होता है ये क्लियर हो गया है। अगर दो सेम चार्ज है, सेम को हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, लाइक चार्ज। सेम को ही क्या कहते हैं, लाइक चार्ज, और डिफरेंट को हम लोग कहते हैं अनलाइक। ये हो गए हमारे अनलाइक चार्ज। अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्यू का मीनिंग क्या होता है। क्यू का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू इक्वल्स टू एनी। और यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो एन होता है, एन का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ए का मीनिंग होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। आप किसके ऊपर, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो आप नेगेटिव साइन को यूज करेंगे, अगर मैं
प्रोटॉन की बात कर रहा हूं तो आप पॉजिटिव को, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर दोनों ही साइन का यूज नहीं करना है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेशन के अंदर आपको नेगेटिव साइन का यूज नहीं करना है। अगर यहां से मुझे n की वैल्यू चाहिए तो मैथमेटिकली आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां चला जाता है, डिवाइड के अंदर, तो Q अपॉन E। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी फाइंड आउट करने होंगे उस टाइम पे हम लोग चार्ज को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, और उस केस के अंदर आपको क्या बोलना है, कॉलम। ये आपके 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। कॉलम कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, यहां पर भी मैंने आपको बताया था। ये आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है और सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन एक है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 1 कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर हाउ मेनी, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ मेनी इट्स मींस n, और चार्ज इट्स मींस आपका q, तो q की वैल्यू 1 कूलम्स दी गई है, और फाइंड क्या करना है, n इक्वल्स टू q अपॉन E। तो इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं, q इक्वल्स टू 1, यहां पर गिवन है ऑलरेडी, यहां पर भी आप देख सकते हो, एंड E की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दी थी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पॉइंट, ध्यान रखिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब यहां पर ये नेगेटिव साइन है, एक्सपोनेंट के अंदर जो नेगेटिव होता है वो ऊपर जाकर किसका हो जाता है, पॉजिटिव का, और इसका पॉइंट मैंने हटाया, यहां पर देखो पॉइंट नहीं है ना, ये पॉइंट हट गया तो ऊपर क्या आ गया, 10 आ गया। अब 19 है, मुझे अच्छा लगता है 18, आपको भी लगेगा थोड़ी देर बाद में, तो 18 यहां पर आ गया, तो आप कहोगे सर ये तो 19 था, 18 कैसे बनाया, बच्चा एक 10 साइड में लिख दिया ना, 10 की पावर 1, बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, 18 + 1 19, तो यहां पर मैंने इसको 1 को लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको लिख सकते हो। अब ये कितना हो गया, यहां पर 10 इंटू 10 100, और इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16, तो अगर 16 की टेबल से मैं इसको कट करता हूं तो 6.25, और इंटू में क्या रह गया 18। तो अब आपको पता चल गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, तो आप कहोगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18, और इसके कभी भी यूनिट नहीं लगानी है, ये यूनिट लेस होता है क्योंकि एक नंबर है, जिस तरीके से रोल नंबर आपके होते हैं, और आपको टीचर ये नहीं कहता 1 मिलीमीटर खड़ा हो जा, 1 सेंटीमीटर बैठ जा, ऐसा नहीं कहते ना, उसी तरीके से यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, इसके कोई यूनिट नहीं लगानी है, ये एक नंबर है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको याद रखना है। हाँ, रिसेंटली अगर मैं आपको बात करूं तो लास्ट ईयर्स जो पेपर्स के अंदर है, एक बार ऐसा ऑप्शन आया था 6.25 इंटू 10 की पावर 18, लेकिन एग्जाम में ये 0.25 नहीं था, और 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे। फर्स्ट था 6 इंटू 10 की पावर 17, 6 इंटू 10 की पावर 16, 6 इंटू 10 की पावर 18, 6 इंटू 10 की पावर 19। तो सर हम किसको राइट करें, आपने तो 6.25 बताया था, तो उस केस के अंदर हम लोग अप्रोक्सीमेटली उस वैल्यू को राइट कर सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 18, लेकिन जब एग्जैक्ट पूछे तो यही वैल्यू लिखनी है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। मैं इसको आपको बड़े ही शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिक करंट I से डिनोट करते हैं। पहले तो ये बता दीजिए इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट क्यों करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट इसलिए करते हैं क्योंकि ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ करंट को। गुजरात बोर्ड के अंदर ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है कि व्हाई वी डिनोट या व्हाई वी यूज I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए I इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ करंट। इंटेंसिटी ऑफ करंट क्लियर सभी को। इलेक्ट्रिक करंट मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो एक मीनिंग पता होना चाहिए ना हर चीज का, कि सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीन क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ कौन से चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या इसकी डिफाइन है, नहीं है, इसका मीनिंग है कि आखिर होता क्या है। आई का मीनिंग ये होता है। लेकिन मैं तुरंत ही आपसे पूछ लेता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मीनिंग हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब एक वायर है, उस वायर में दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं हमारे पास में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप के चार्ज होते हैं। लेकिन एक कंडीशन वो है जब मैंने इस वायर को
बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है जब मैंने इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज तो इसमें पहले से ही प्रेजेंट है, क्योंकि आप ही ने कहा था चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, तो ये तो पहले से ही प्रेजेंट है भाई, हमने तो नहीं डाले ना इसके अंदर। तो ये जो चार्ज होते हैं, देखो पहली चीज क्लियर रखना कि सर आपने सिलेंड्रिकल शेप क्यों बताई, क्योंकि कोई भी वायर होता है वो वायर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसलिए मैंने सिलेंडर की शेप बनाई है। अब यहां पर देखिए ये जो वायर है, पहला वायर और ये दूसरा वायर, दूसरे वाले वायर को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया और स्विच को ऑन कर देता हूं। अब स्विच को ऑन करूंगा तो क्या होगा, जैसे स्विच को ऑन किया इसके अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, आप कहोगे यस सर डेफिनेटली होगा। तो क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाले हैं वो किसकी ओर जाएंगे, नेगेटिव की ओर जाएंगे, और जो नेगेटिव है वो किसकी ओर जाएगा, वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। फिर से बता रहा हूं, पॉजिटिव किधर जाएंगे, नेगेटिव की ओर, और नेगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर कुछ इसी तरीके से ये मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, तो यहां पर क्या हो जाता है, एक नेट फोर्स अप्लाई हो जाता है। क्या लगता है, एक नेट फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण करंट फ्लो हो जाता है हमारे। लेकिन यहां देखिए ना, जब इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं मिला, बिना किसी प्रेशर के आप कैसे हो जाते हो, जहां मन किया वहां घूमते हो ना, तो इसका मीनिंग प्रेशर होना बहुत जरूरी है। तो इसके कारण क्या कर रहे थे, ये रैंडम मोशन कर रहे थे। ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन के कारण जो नेट फोर्स हो जाता है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसलिए यहां पर क्या होता है, हमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो शॉक लगता है ना टच करते ही, वो यहां फील नहीं होगा, लेकिन यहां पर फील होगा। तो अब आप कहोगे चलो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, किसी भी वायर के इस एरिया को जिस नाम से जाना जाता है, उस एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। मीनिंग अगर ये मेरे पास में एक वायर है, उस वायर को मैं यहां से कट कर देता हूं, अगर मैं वायर को यहां से कट कर दूंगा तो ये जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, राउंडेड, मतलब सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई देगा। इस सर्कुलर पार्ट का नाम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका नाम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज फ्लो होते हैं, क्या फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होते हैं। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज फ्लो होते हैं, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो हमारी डिफाइन कुछ इसी तरीके से बनने वाली है। डिफाइन हमारी क्या होगी, नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गई होगी। नेट क्वांटिटी मतलब टोटल कितने चार्ज फ्लो किए, किससे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई का मीनिंग मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल्स टू क्यू, क्योंकि चार्ज फ्लो हुए हैं, और चार्ज किससे फ्लो हुए हैं, कि किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू, और एक पर्टिकुलर टाइम में हुए हैं। तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और यहां पर क्यू की ऐसा यूनिट आप पहले ही पढ़ चुके हो, कोलोम होती है, और टाइम की ऐसा यूनिट 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कोलोम पर सेकेंड। ये कोलोम पर सेकेंड जो है इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, क्योंकि फॉर्मूले से बनी है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट को डिनोट किया जाता है ए से, और ए को बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। अब आपको पता चल गया ऐसा यूनिट हो गई हमारी ए, एम्पियर हो गई। बट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुए, तो एक बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है पहले से ही कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको आंसर देना है फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो किसी भी मेटल होता है, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता ही उनका रोल क्या होता है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किसने बताया था ऐसा, सर ये 9th क्लास में पढ़ा था, बोर मॉडल में पढ़ा था आपने। तो उसी तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट में नहीं होते हैं, वो बाहर होते हैं ऑर्बिट के बाहर, उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसे मूवमेंट करते हुए आते हैं वायर के अंदर और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं। उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। तो कोई पूछे आपसे तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे ना हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब करंट तो आ गया, लेकिन करंट को मेजर करने के लिए तो मैं आपको यहां बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई चीज होगा, कोई सामान होगा, कोई इस तरीके का जिससे हम लोग कुछ मेजर कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किसको मेजर करने के लिए भाई, मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। किसको, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एमीटर। एमीटर एक डिवाइस ही होता है जिसका यूज किया जाता है किसको, मापने के लिए, मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। और अभी बता देता हूं, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। ये आगे बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कि किस टाइप के कनेक्शन होते हैं। दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक का होता है सीरीज कनेक्शन, दूसरा वन होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। एमीटर हमेशा अटैच होता है आपका सीरीज कनेक्शन के अंदर। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, उसकी एसआई यूनिट बता दी है, उसकी डिफाइन बता दी है और साथ ही उस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी बता दिया और वो इंस्ट्रूमेंट कौन से कनेक्शन में अटैच होता है किसी भी सर्किट के अंदर। तो किसी भी सर्किट के अंदर ये सीरीज कनेक्शन के अंदर ही लगता है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। लेकिन बच्चा अभी भी इस चैप्टर के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका नाम क्या है, वो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मीनिंग वो आपसे पूछना चाह रहा है कि डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर मीनिंग ऐसा क्या है सर, डिफाइन 1 एम्पियर में कुछ नया है। तो डिफाइन 1 एम्पियर सिर्फ आपको यह बताता है कि जो डिफाइन आपने अभी सीखी है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इन यूनिट टाइम, तो वहां पर क्या लिख दूंगा, इन 1 सेकेंड। बिकॉज क्यू का मीनिंग क्या है, ये हो गया 1 कूलम, ये हो गया 1 सेकेंड। तुरंत समझ में आ गया आपको कि सर नेट क्वांटिटी, अब नेट क्वांटिटी की रिप्लेस किससे हो गया, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम की जगह क्या यूज करेंगे, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक करंट की जगह क्या लिख देंगे, 1 एम्पियर। डिफाइन आपको खुद बनानी है और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर भेजनी है ताकि बाकी के बच्चों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जाम में आता है पीडीज के नाम से, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। इनके बारे में अभी जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो देखिए, उसको डिनोट किससे करते हैं, एक तो ये हमें पता होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसके डिफाइन मैं आपको बता देता हूं कि डिफाइन को पहली चीज, चलो मैं डिफाइन को आपको यह बताता हूं कि लर्न कैसे किया जाता है। डिफाइन को लर्न करने के लिए आपको एक अच्छा सा तरीका देता हूं। ये आपके पास में एक प्लस है, आप इसको प्लस नहीं कहोगे, आप इसको कहोगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कहोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां रखा गया है, तो आप कहोगे सर इसको रखा गया है इन्फिनाइट पर। कहां पर रखा गया है, इन्फिनाइट पर रखा गया है। अब किसी चीज को इन्फिनाइट से यहां तक लाने पर एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देता हूं, उसको मैं कह देता हूं एट एनी पॉइंट। पर्टिकुलर कोई पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट तक उसको लेकर आना, मुझे इसको यहां तक लेकर आना है। लेकर, कोई चीज अपने आप नहीं आती, उसको लेकर आने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क डन रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है, ए वर्क डन रिक्वायर्ड। हमें किसकी जरूरत होगी, वर्क डन की रिक्वायर्ड होगी। किसके लिए, टू ब्रिंग का मतलब लाना होता है। तो इसका मीनिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए किसकी जरूरत है, वर्क डन की। बट इसके अगेंस्ट कोई काम करता है, मीनिंग जब हम इसको लेकर आ रहे हैं तो हमें कोई रोकेगा, मीनिंग हम उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। जब किसी चीज के अपोजिट काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अगेंस्ट
इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन रोक रहा हमें? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब आप बताइए डिफाइन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे ए वर्क डन रिक्वायर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू एट एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को डिफाइन लर्न हो गई होगी। वापस से रिपीट कर देता हूं। ए वर्क डन रिक्वायर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट्स टू एट एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट जब V से किया गया है, किससे डिनोट किया गया है? V से किया गया है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन Q। W का मीनिंग हो गया वर्क डन, Q का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। ये हो गया वर्क डन, जो इसकी बात यहां पर की गई है, वर्क डन रिक्वायर्ड्स। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। और जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं कि सर ये हमारी हो गई है डेराइव्ड यूनिट। क्या हो गई बच्चा? डेराइव्ड यूनिट। तो जब डेराइव्ड यूनिट पता चल चुकी है तो ऐसा यूनिट का भी पता चल जाएगा कि ऐसा यूनिट होती है वो हमारी क्या हो गई? ऐसा यूनिट इसकी होती है वोल्ट। किसकी याद में इसको रखा गया? इसको भी किसी की याद आई होगी ना। तो इसका नाम है अलेक्जेंडर वोल्टा, अलेक्जेंडर वोल्टा। और उसके ऑनर में हम लोगों ने ऐसा यूनिट क्या दी गई? ऐसा यूनिट को दिया वोल्ट, और वोल्ट को भी कैपिटल V से ही डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई आपको इतना? अब हम बात कर रहे हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। जैसे आपने बैटरी का नाम सुना होगा, बैटरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रोड्यूस करती है। एक अगर डिवाइस की बात करें कि ये डिवाइस कौन सा होगा, तो आपको बैटरी लिखना है। बैटरी पर लिखा रहता है ना 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, जितना भी आपकी पर्टिकुलर वोल्टेज की बैटरी है। तो वहां पर उस बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। आपने देखा होगा बैटरी पे दो पॉइंट बने रहते हैं, उन दोनों टर्मिनल के ऊपर क्या होता है? चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आता है। तो याद रखिए कि जब ये चार्ज होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पानी के दो टैंक है हमारा, एक टैंक हमारा फुल किया गया है, पानी से पूरा फुल है, और दूसरा मेरा जो टैंक है वो क्या है? दूसरा टैंक मेरा एम्प्टी है, मतलब खाली है। लेकिन इन दोनों टैंक को मैं किसी पाइप से क्या कर दिया? अटैच कर दिया, और ये वाटर इसमें फ्लो हो रहा है। तो आप बता सकते हो पानी कहां तक और कब तक फ्लो होगा? ये तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का लेवल क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। कब तक? जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। इसका मीनिंग जब तक यहां पर क्या था? हाई प्रेशर था। क्या था? हाई प्रेशर। और यहां पर क्या था? लो प्रेशर। तब तक ये सर्कुलेट होता रहा। लेकिन जैसे ही दोनों का प्रेशर क्या हो गया? इक्वल हो गया, सर्कुलेशन क्या हो जाता है? रुक जाता है। बात समझ में आ गई आपको? उसी तरीके से क्या होता है? हमारी जो मोबाइल की बैटरी हम यूज करते हैं वो चार्ज होती है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। वो प्रोसेस भी कुछ इसी तरीके से होता है। ये चीज था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन एग्जाम के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अंदर क्या हो जाता है? डिफाइन 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? तब आपको यही चीज यूज करनी है। इसमें मैं नाम लिख देता हूं 1 कूलम, और यहां पर वर्क डन है तो उसको लिख देता हूं 1 जूल। अब डिफाइन बताइए आप मुझे क्या होगा कि वर्क डन रिक्वायर्ड, तो कितना? 1 जूल वर्क डन रिक्वायर्स टू ब्रिंग 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू एट एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह क्या लिखेंगे? 1 वोल्ट। अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, 1 जूल वर्क डन रिक्वायर्स टू ब्रिंग 1 coulomb unit positive charge from infinite to at any point against electric force is called 1 volt। बात समझ में आ गई? बस इतना सा चेंज करना है कि वर्क डन कितना चाहिए? 1 जूल, और चार्ज कितना है? 1 coulomb। तो 1 coulomb को अगर ले जाने के लिए 1 जूल चाहिए, तो यहां पर आपको पता चल गया कि V, तो V क्या हो गया? 1 वोल्ट, और ये हो गया 1 जूल, और ये हो गया 1 coulomb। इसको बोल सकते हैं हम लोग 1 वोल्ट। अब इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग आप समझते होंगे, एक डिवाइस जिससे मेजर किया जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है वोल्ट मीटर। क्या नाम होता है? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज या पैरेलल? तो यहां पर बता देता हूं, ये होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन में। कौन से कनेक्शन में अटैच होता है? पैरेलल में। जबकि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, एमीटर जो करंट को मेजर करता है उसको हम सीरीज कनेक्शन में अटैच करते हैं, और ये किस में होता है? पैरेलल कनेक्शन में। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, और एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? लो होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो वोल्ट मीटर का
ये, और पर्टिकुलर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इसका रेजिस्टेंस हाई है और इसका जो सिंबल होता है वोल्टमीटर का वो ये होता है, यहाँ पर देखिए प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है, प्लस और माइनस। बात समझ में आ गई आपको? सिमिलरली एक और टॉपिक है जो मैं आपको बता देता हूं, इसी के साथ ही कंप्लीट करवा दूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोलोगे सर एक और वर्ड यूज हो गया, क्या यूज हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, उसका भी सिंबल क्या हो जाता है, वी होता है। उसमें होता क्या है, उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो इनफाइनाइट की जगह हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं, 1.2 अनदर पॉइंट, 1.2 अनदर पॉइंट, ये आप यूज कर सकते हो पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो किस तरीके की डिफाइन कहोगे, ए वर्क डन रिक्वायर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा V इक्वल्स टू, अगर मैं कहूं कि V2 माइनस V1, कि ये हमारा हो गया डिफरेंस। क्लियर? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस एग्जाम में डिफाइन आती है इसकी, और कुछ नहीं पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आप वहां पर इजीली बता सकते हो। क्या बताओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ए वर्क डन रिक्वायर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या कहोगे, a work done requires to bring unit positive charge from infinite to at any point is against electric force is called electric potential। बस इतना ही ध्यान रखना, एक में इनफाइनाइट होता है, दूसरे में 1.2 अनदर पॉइंट होता है। ऐसा यूनिट दोनों में क्या होती है, वोल्ट होती है। जिस पर्सन ने इसको इन्वेंट किया उसका नाम है अलेक्जेंडर वोल्टा, उसने वोल्टा सेल भी बनाया था। जीएससीबी के अंदर पहले ये टॉपिक था, लेकिन आपको ये यहां पर क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो बेटर है अब आपको वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि वोल्टा सेल किसने इन्वेंट किया, तो अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। और उसी वोल्टा को ऑनर के लिए, सम्मान देने के लिए हम लोगों ने इसके ऐसा यूनिट को क्या रखा है, वोल्ट रखा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि अब ये जो सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इससे हमें एक सर्किट की जरूरत है, और अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल। क्लियर? इलेक्ट्रिक सिंबल्स क्या होते हैं, जब आप कोई सर्किट डायग्राम बनाते हो तो आप पूछोगे सर सर्किट क्या होता है, व्हाट इज द सर्किट। सर्किट क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बैटरी देता हूं, आपको एक स्विच देता हूं और आपको एक लाइट देता हूं, क्या लाइट ग्लो करेगी, बैटरी फुल चार्ज है। अगर आप कहते हो लाइट ग्लो करेगी तो मैं कहूँगा विदाउट वायर कैसे करोगे। आप कौन से टेस्ला के फ्रेंड हो जिसने आपको बोला था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जला लो, लेकिन मुझे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्किट क्या होता है, सर्किट बोल सकते हैं क्लोज कंटिन्यूअस पाथ। क्या बोल सकते हैं, ए क्लोज्ड मतलब बंद, और कैसा, कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट, in which electric current easily passing या pass through it, easily passing, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंटिन्यूअस पाथ का नाम ही क्या हो जाता है, उस कंटिन्यूअस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोल सकते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या कहोगे, ए वेल और प्रॉपर, a well or proper arrangement, a well or proper arrangement of electric component by using conducting wire is called इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप बोल रहे हो कि सर ये क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से आपके घर में पंखा लगा हुआ है अभी आप देख सकते हो, अगर उसके वायर को मैं निकाल दूं तो क्या वो चालू होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। इसका मीनिंग ए वेल और द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ
इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जो बैटरी, स्विच, लाइट, इन सबको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इनको अरेंजमेंट किसके हेल्प से किया? बाय यूजिंग द कंडक्टिंग वायर। ऐसा वायर जिसमें से करंट फ्लो हो सके उसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग वायर की, लाइक कॉपर वायर की बात कर लीजिए। इस कोल्ड अगर मैं उसको कनेक्ट कर देता हूं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक लाइट लगानी है, मैंने कहा कि ये लाइट हो गई हमारी, इसको हमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको अटैच करने जा रहा हूँ, तो एक बैटरी लगा दी यहाँ पर। क्या ये बैटरी का सिंबल राइट है? तो आप कहोगे सर दिखने में तो राइट लग रहा है। नहीं बच्चा, अगर एक बड़ा वाला प्लस का होता है, छोटा वाला किसका होता है? माइनस का होता है। तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, और यहाँ पर मैंने एक स्विच को अप्लाई कर दिया और स्विच मेरा ऑन है। ठीक है, ध्यान रखना करंट ना लग जाए बेटा। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि स्विच ऑन है। ऑन है तो लाइट क्या जल नहीं रही है? लाइट फ्यूज है, दूसरे लगा दे, दूसरे लगा दी, लाइट जल गई। ठीक, तो अब आप बोल सकते हो कि सर क्या ये बात सही है? तो हाँ, प्लस से करंट गया, करंट यहाँ पर गया, तो इस साइड से आप देख सकते हो कि ये लाइट ग्लो हुई। जब लाइट ग्लो हुई, इसका मीनिंग ये प्रॉपर सर्किट था। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मैं यहाँ पर स्विच को ऑफ रखूँ, क्या लाइट जलेगी? आप बोलोगे नहीं जलेगी। या यहाँ से सही कर देता हूँ, यहाँ से बीच में से वायर टूट गया, तो क्या लाइट ग्लो होगा? तो आप बोलोगे सर लाइट ग्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा। जब प्रॉपर अरेंजमेंट होगा तो लाइट डेफिनेटली आपकी क्या होगी? ग्लो करेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा एक सर्किट तैयार हो गया। सर्किट के जब टाइप्स की बात की जाती है, जब टाइप्स की बात की जाती है, दो टाइप्स होते हैं बेटा। एक होता है हमारा ओपन सर्किट और दूसरा हमारा होता है क्लोज। ओपन में करंट फ्लो होता है या नहीं होता है? आप कहोगे होता है, तो मैं कहूँगा नहीं होता है। क्लोज में करंट पास होता है। क्यों? अगर वायर को क्लोज मतलब अटैच कर दूंगा तो करंट पास होगा। अगर वायर मेरे क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, तो करंट पास नहीं होगा। ये हमारा हो गया दो टाइप के सर्किट, एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और एक होता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बात कर रहे हैं किसके? इलेक्ट्रिक सिंबल की। सिंबल्स हमारे क्या होंगे? सिंबल्स के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अगर ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं बेटा? सेल। लेकिन ग्रुप ऑफ सेल, क्या कह रहा हूं? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप बना दिया जाए ज्यादा, मोर देन 2, 3, 4 अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी। ये सेल है और ये क्या हो गई? बैटरी। लेकिन कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एक एरो बना हुआ रहता है। जब एरो बना हुआ रहता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं वेरिएबल बैटरी। क्या कहते हैं? वेरिएबल बैटरी। ये आपका रेजिस्टेंस वायर होता है, आप सबको पता ही है। लेकिन अगर इसके ऊपर आपको एरो नजर आ रहा है तो इसको वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं और इसका नाम होता है रियोस्टेट। ये फिजिक्स लैब में आपको देखने को मिल सकता है। देन आफ्टर्स, अगर मैं आपको कहूं कि ये किसका सिंबल है, तो आप कहोगे सर ये स्विच है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर डॉट लगा दूं तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? क्लोज। पहले क्या था? ओपन, अब ये क्या है? क्लोज। ध्यान रखिए, ओपन के लिए ब्लैंक रहता है इस तरीके से, और क्लोज में क्या हो जाता है? अंदर डॉट बन जाता है। इसका दूसरा सिंबल भी होता है, कई जगह इस तरीके का बना हुआ रहता है। अगर ये ऊपर रहता हवा में थोड़ा तो ये रहेगा ओपन, और अगर ये इस तरीके से नीचे टच हो गया है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज। देन आफ्टर्स, यहां पर आप नोटिस करोगे कि सर ये क्या है, तो मैं इसको कहूंगा ये जॉइंट वायर का सिंबल है। लेकिन अगर कोई वायर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है तो आप कहोगे पासिंग थ्रू, कि वायर कनेक्ट नहीं है, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर के जा रहा है इस तरीके से, लेकिन उनके बीच में कोई कनेक्शंस नहीं है। एंड साथ ही आपको बता देता हूं कि ये हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल है, इसके प्लस माइनस कंपल्सरी लगता है। यह सिंबल हमारा किसका होता है? एमीटर का, इसको भी प्लस माइनस होता है। ये हमारा किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है। और ये किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। लेकिन इन दोनों को अगर देखा जाए, इसके बाद में एक नाम ऐसा आता है जिसका नाम है जी। तो जी के कोई प्लस माइनस नहीं लगाया मैंने, क्योंकि जी होता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये आपकी प्रेजेंस बताता है। लेकिन इन तीनों को अगर एक ही मीटर में आप देखते हो तो उस मीटर को बोलते हैं मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर। बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉप पर आपने येलो कलर का एक डिवाइस देखा होगा, उसके दो पॉइंट्स होते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को वो टच करता है, उस पर नंबर्स आपने देखे होंगे। उस डिवाइस का नाम ही क्या है? मल्टीमीटर। अब आपको यह पता चल चुका है कि सर ये सारे सिंबल्स तो हमें याद हो गए। इन सारे सिंबल का यूज किया जाता है सर्किट बनाने में, और जब सर्किट की बात कर रहे हैं तो सर्किट क्या होता है? वेल और प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बाय यूजिंग द कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या कह सकते हैं क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इजिली पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इट्स कॉल्ड
इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी। 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये एमसीक्यू के अंदर आता है। याद रखिए इस साल भी एमसीक्यू के अंदर एक चीज जरूर पूछी जाने वाली है, सेल, बैटरी, वेरिएबल बैटरी, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट्स, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट के लिए यहां पर ओपन की और ये हो गई क्लोज की, यहां पर ये हो गया हमारे लिए जॉइंट वायर, पासिंग थ्रू, वोल्टमीटर, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। कभी भी गलती से भी इसके प्लस माइनस मत लगा दीजिएगा, ये प्लस माइनस में नहीं कनेक्ट होता है, क्योंकि जब हमें नहीं पता होता कि करंट कहां से आ रहा है तब इसका यूज किया जाता है। प्लस माइनस का पता है तो मुझे करंट की डायरेक्शन का भी पता है। और आपको इसी के साथ ही बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू किधर जाता है, पॉजिटिव की ओर। बात समझ में आ गई। इसका मीनिंग आपको एक चीज बता देता हूं, पहले के टाइम पर अर्लियर साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, वो क्या कहते थे कि जिस डायरेक्शन के अंदर प्रोटॉन फ्लो करता है करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन क्या जब जे थॉमसन ने, कौन, जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उसने हमें यह बताया कि ऑर्बिट के अंदर प्रोटॉन चक्कर नहीं लगाते हैं। ऑर्बिट के अंदर कौन रिवॉल्व करते हैं, रिवोल्यूशन कौन करते हैं, ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन कौन करते हैं, हमारे ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। बिकॉज प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के साथ में बैठा पार्टी कर रहा है, लेकिन बाहर कौन घूम रहा है, बाहर तो आवारा तेरे जैसा कोई घूम रहा है। ध्यान रख, वो है इलेक्ट्रॉन और करंट वही लगाता है बेटा। कैसे, जिस डायरेक्शन के अंदर कौन जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं, जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कौन जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गए उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन आएगा, करंट आएगा। याद रखने के लिए बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन किसका होता है, माइनस का। माइनस कभी माइनस की ओर नहीं जा सकता, तो वो किसकी ओर जाएगा, प्लस की ओर। तो माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर कौन गया, इलेक्ट्रॉन गया, और उसके अपोजिट कौन आ रहा है, प्लस से माइनस की ओर, ये आ रहा है आई। आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का इसका आई है। और इसी का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था हमारे शॉर्ट्स में, आप लोगों ने उसको लाइक किया होगा, देखा होगा आपने, और आई थिंक कमेंट बॉक्स में आपने उसका आंसर भी दिया होगा। क्लियर। तो यहां पर आपको पता चल चुका है डायरेक्शन। तो सर वो पहले क्या था, पहले जब प्रोटॉन की डायरेक्शन में जा रहा था तो वो बात तो सही थी, बात तो सही है, क्योंकि प्रोटॉन खुद किसका होता है, प्लस का होता है, और वो किसकी ओर जाएगा, हमेशा माइनस की ओर। तो सर ये बात तो आपने आई के लिए कही है कि प्लस से माइनस की ओर कौन आता है, आई आता है। तो इस बात को हम गलत नहीं कर सकते, इसलिए इस बात को रखा गया और नाम दिया गया कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट तो आप कहोगे प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, और जब पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूज मत होना। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चा, ओम्स लॉ। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अंदर बकवास नहीं लिखनी है। ओम्स लॉ के अंदर सिर्फ सिंपल से ये लिखना है कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को, ऐसा नहीं, उनके बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, किसके बीच के रिलेशन को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस आई और वी के बीच के रिलेशन को, आई एंड वी, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। उस रिलेशन का नाम ही क्या है बच्चा, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। अगर कोई आपसे पूछे तो आप सिंपल ही कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बिटवीन जो रिलेशन होता है उस रिलेशन का नाम क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहना क्या चाहता है, जब किसी सर्किट के अंदर क्या फ्लो किया जाता है, अब बैटरी लगाओगे, बैटरी लगाने से जब उसके अंदर हम लोग फ्लो करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्या, जब किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हो तो उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो ओम्स लॉ ने यही कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चा यही जो रिलेशन है ना, इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। ये है
ओम्स लॉ, यह है स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। जब पूछा जाए ना स्टेटमेंट तो ये कहेगा तू इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब इसको रीराइट करता है क्या करेगा, रीराइट करेगा, वापस से लिखेगा तो लिखेगा V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। बात तो सही है कि अगर I V के है तो V किसके होगा, I के। और जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है, जब इसको हटाया जाएगा तो यहां पर लगेगा I R। व्हाट इज द R? R हमारा एक कांस्टेंट है। R हमारा क्या है, कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को जिस नाम से जानते हैं वो नाम है रेजिस्टेंस। नाम क्या है इसका, रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर क्या आया है, R, और R का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट होता है। इसका मीनिंग ओम्स लॉ के अंदर R हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन बता देता हूं ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर वेरी करता है, चेंज होता रहता है, तो ओम्स लॉ फेल है, ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ उसी केस के अंदर वैलिड है जिस केस में टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पर R को हम लोग एज ए कांस्टेंट यूज करेंगे। और R का जो फॉर्मूला है R इक्वल्स टू, जो डिवाइड में चला गया, कौन, जो चला गया उसका नाम है I, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I। हम यहां पर क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू V अपॉन I। और अगर मुझे I का चाहिए तो V अपॉन R। ये बात तो हो गई किसकी, ओम्स लॉ की। तो सर ये जो रेजिस्टेंस है उसको R से डिनोट करते हैं। यस डेफिनेटली रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है। और रेजिस्टेंस करता क्या है, रेजिस्टेंस, अरे यार ये रोकता है किसको, ये रजिस्ट करता है किसको, रजिस्ट मतलब रोकना, इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट करता है। और इसकी जो एसआई यूनिट होता है आर की, क्या होती है, एसआई यूनिट। ध्यान रखिए सब कुछ यही बता रहा हूं। एसआई यूनिट होती है इसकी ओम। ओम नमः शिवाय। ये हो गया ओम। ओम को डिनोट किया जाता है ये। अरे बच्चा ये मत कर देना कि सर ये बन गया हमारा जय हो भोलेनाथ की। ये भोलेनाथ नहीं है, ये ओम नहीं है, यहां पर ये ओम आएगा। इस सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा। इसका क्या है, ओमेगा। और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको मिटा दूं। तू भी देख ले, मैं भी देख लेता हूं। जय हो बम बम भोले। तो यहां पर ध्यान रखना है तेरे को कि ये ओमेगा है। इस सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया इतना। लेकिन एग्जाम के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। और इस बार ये लगा दिया यहां पर GW एजुकेटर्स ने 100% की गारंटी। आ गया एग्जाम के अंदर, लिख ले तू इस टाइम। अब बात करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। क्या होता है एक्सपेरिमेंट, चल मैं तुझे लैब में लेकर चलता हूं। जब बात एक्सपेरिमेंट की आती है तो लैब में जाएंगे और लैब असिस्टेंट जाते ही पूछेगा यहां क्यों आया है, कुछ तो बोलेगा, या उसको बोलेगा तुझे देखने आया हूं, नहीं। एक्सपेरिमेंट मीनिंग सबसे पहले पूछा जाएगा एम, मीनिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव। बच्चा लैब में जाने का पर्पज क्या है। आप बोलोगे सर मुझे ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आ गया। दूसरा, अब आप उससे क्या पूछोगे कि मुझे कुछ सामान चाहिए। उससे बोला क्या चाहिए, बोले मेरी रिक्वायरमेंट ये है। तो अब आप लिखोगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट में एक सर्किट बनाओगे। अब सर्किट किस टाइप का बनेगा, देखिए यहां पर सर्किट में आपने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, लगा दिया, और रेजिस्टेंस के ऊपर लगा दिया पैरेलल के अंदर एक वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एमीटर। और इधर मैंने लगा दी हमारी बैटरी, और इधर लगा दिया स्विच, और इसको कर दिया कनेक्ट, कर दिया कनेक्ट। और करंट जब यहां से फ्लो होगा ये प्लस माइनस होगा। ये हमारी क्या है, स्विच है, उसको की भी कह सकते हैं। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस। और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस साइड से जाएगा, इधर आएगा और इधर। ये एरो बनाना कंपलसरी है। और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस बाय आर हो गया। ये सर्किट बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ी, वो सब है रिक्वायरमेंट। वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस वायर, एमीटर, बैटरी, स्विच, कंडक्टिंग वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हो गई रिक्वायरमेंट। अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन टेबल। भाई जो ऑब्जर्वेशन टेबल होगी
जब एक्सपेरिमेंट करेगा तो ऑब्जर्व तो करेगा और उसको एक ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे और उस टेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है हमारा सीरियल नंबर, कितनी बार हमने उस चीज़ को रिपीट किया, ये हमारा होगा आई, ये होगा हमारा वी, और एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ जिसका नाम होगा आर, और आर का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई। आपने कहा सर मैंने इसको 1 टाइम किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम किया, बट किया क्या तूने? जब इस सर्किट के अंदर हम इसको यहां से करंट की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो यहां पर V की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? चेंज, क्योंकि एमीटर करंट को मेजर करेगा और वोल्टमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को मेजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो वैल्यू है, इधर पर जो वैल्यू है, तो मैं इस वैल्यू को रफली लिख देता हूं कि ये मेरा है 1 एम्पियर सॉरी, और यहां पर मैंने इस चीज को कितना लिख दिया? इसको लिख दिया 2 वोल्ट, एक डमी वैल्यू ली है मैंने आपके लिए। अगर मैं यहां पर ये कहूं कि ये मेरा 2 है तो आप कहोगे सर ये 4 हो गया। ये एक डमी वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, पॉइंट में लिखोगे 0.5, 1.0 इस तरीके से तो भी चलेगा। तो ये 2 अपॉन कितना हो जाएगा? इधर 2 अपॉन 1 हो गया, इधर 4 अपॉन 2 हो गया, 2 अपॉन 1 2 आया, 4 अपॉन 2 भी कितना आया? 2। इसका मीनिंग हर बार जो आपको वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी है? 2। इसका मीनिंग ये क्या हो गया? कॉन्स्टेंट। ये क्या हो गया बच्चा? कॉन्स्टेंट हो चुका है। तो यहां से पता चला कि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो ओम्स लॉ क्या हो रहा है? वैलिड हो रहा है। लेकिन इस सर्किट में आपको ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर आपका क्या रहना चाहिए? रूम टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये वैल्यू है वो वेरी करेगी थोड़ी थोड़ी, और यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा। इसका मीनिंग आप कह सकते हो कि सर ये तो प्रॉब्लम है। ये सारा ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आपको पता चला। प्रोसीजर क्या हो गया आपका? प्रोसीजर हमारा ये हो गया कि सर मैंने करंट की वैल्यू को चेंज किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो गई? चेंज हो गई। ये सारा प्रोसीजर लिखने के बाद में आएगा कंक्लूजन, जिसे हम बोल सकते हैं रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर क्या बताओगे? एक ग्राफ बनाओगे। रिजल्ट में ग्राफ किसके बिटवीन होगा? आई और वी, और आई और वी के बीच में ग्राफ बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन हमेशा किसको इंडिकेट करती है? प्रोपोर्शनल साइन को करती है कि आई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी। और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? वेरीफाई हो चुका है। बात समझ में आ गई आपको? सबसे पहले एम, फिर रिक्वायरमेंट, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल, फिर प्रोसीजर होगा, फिर कंक्लूजन या रिजल्ट आ जाएगा। फिर ग्राफ बनाओगे और बाय यूजिंग द ग्राफ वी से दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में जब आए तो आपको इस तरीके से इसको बता देना है।